वो घर में बना कोई कानून ऐसा नहीं हो सकता, वो कोई नियम पिताजी बनाए माताजी बनाए जिस नियम से घर टूट जाए, जिस घर से घर के अंदर रहने वाले लोग घर के खिलाफ बागी हो जाएं, वो नियम किसी कीमत पे लागू नहीं हो सकता। घर मजबूत रहे ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि घर के रात के अंधेरे से पहले घर सबको आना है, घर की रात की टेबल पे खाना खाते वक्त सबको मौजूद रहना है। इस नियम के पीछे कई सारे कारण हैं कि आप बेवजह रात में न घूमें, आप बेवजह कहीं जाएंगे, रात में कहां फंस जाएंगे, देर हो जाएगी, आपकी जान संकट में हो सकती है। ये नियम बनाए गए हैं, लेकिन घर में अगर कोई ऐसा नियम बनाया जाता है जिससे घर के टूटने का डर है, जिससे घर के बिखरने का डर है, वो नियम उसको बाहर फेंक दीजिए। अगर घर को बचाना है तो नियमों को बाहर फेंक दीजिए, और अगर राष्ट्र को बचाना है तो संविधान में जो भी कुछ है, आज की परिस्थितियों के हिसाब से, आज के नई चुनौतियों के हिसाब से, नए चैलेंजेस के हिसाब से, जो भी आपके सामने आ रहे हैं, अगर आपको संविधान में एक नहीं 1000 बार भी संशोधन लाने पड़े, संशोधन लाइए, क्योंकि राज सत्ता संविधान से चलती है। लेकिन शारदा, तुम और तुम्हारे सारे दोस्तों को, युवाओं को मैं कहता हूं, ये देश सड़क, बिजली, हवाई जहाज, रेल, इसके लिए सत्ताएं बनाई गई हैं, इसके लिए सिस्टम व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन ये सब सड़कें टूटती रहेंगी, बनेंगी, रेल टूटती रहेगी, नहीं बनेगी, लेकिन राष्ट्र नहीं टूटना चाहिए। राष्ट्र हमेशा एक ही है, राष्ट्र की संस्कृति एक ही है। इसलिए संस्कृतियां जिंदा रहती हैं, राष्ट्र टूटते रहते हैं। इसलिए राजनीति आप कैसी भी करें, कोई पार्टी भी करे, राजनीतिक भारत कई बार टूटा है, आध्यात्मिक भारत नहीं टूटा। उसे तोड़ने की कुछ जो मजहब हैं, जो किताबों से निकले हैं, जिसका कोई पैगंबर है, ये मजहब कभी पैदा हुआ है, उसके मरने की डेट है। और ये सबसे बड़ा सत्य है कि जो पैदा हुआ है उसका जाना तय है। वो कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये नहीं पता है, लेकिन उसे जाना है। न सनातन पैदा हुआ है, न सनातन मरेगा। सनातन अनंत है, अनंत काल तक रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी। जो पैदा हुए हैं उनका मरना निश्चित है, उनका समाप्त होना निश्चित है। अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, दीने इलाही, समाप्त हो गया। सन 1977 से पहले ईरान क्या था, सब कुछ बदल गया। इसलिए कि सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए समाज को आगे आना पड़ता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री नहीं आते हैं आगे, वो तो एक व्यवस्था चलाने के लिए आते हैं। व्यवस्थाओं में बदलाव होता रहता है, आज ये आ गए, आज दूसरे आ गए। इसलिए राष्ट्र को बचाने का जिम्मा आने वाली पीढ़ी पर है। इसलिए आप, जो हमारे बुजुर्गों ने गलती की है, उसको हमने समय रहते समझ लिया है, समय रहते उसको हम ठीक करने की कोशिश में लगे हैं, समाज में माहौल बदलने की कोशिश में लगे हैं। और वही लोग जो राष्ट्र की मजबूती के लिए जो शक्तियां काम कर रही हैं, जो इस यहाँ के सभ्यता से, यहाँ की मिट्टी से प्यार करते हैं, जो यहाँ की सभ्यता है, जो यहाँ के सरोकार हैं, अगर आप यहाँ के हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा। आप आए कहीं से हो, अगर कहीं से कोई आए हो और आपकी कोई दूसरी पूजा की पद्धति है, वो आप करें, लेकिन संस्कृति और इतिहास आपके हिसाब से नहीं लिखा जाएगा। आप कोई कहें कि हमारी किताब महान है, आपके लिए होगी, राष्ट्र चलाने के लिए सिर्फ सनातन के अलावा कुछ नहीं चलेगा।
आप कहें कि हम जंगल काट देंगे, हम गंगा के अंदर जहर मिला देंगे, हम इलाहाबाद के अंदर होने वाले कुंभ में जहर मिला देंगे तो हजारों हिंदू, लाखों हिंदू मर जाएंगे। अगर आपकी सभ्यता ये है तो आप वहीं जाइए जहां इस तरीके की लूटपाट की सभ्यता है। ये भारत है, इसकी करोड़ों साल पुरानी संस्कृति है, इसकी सभ्यता है, इसको मिटाने वाले मिट गए। लिहाजा ये धीरे धीरे कमजोर हुई क्योंकि इसके मानने वालों में कमजोरियां पैदा होने लगी, लालच पैदा होने लगा, सत्ता के प्रति मोह बढ़ने लगा। तो समाज के लोगों को जो काम करना चाहिए था उन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ के सब सत्ता की दौड़ में शामिल हो गए, सब उस व्यवस्था की दौड़ में शामिल हो गए। मुझे कुछ मिल जाए, चाहे मैं कुछ भी हो जाऊं। इसलिए आपके सामने बड़े चैलेंजेस हैं और मुझे खुशी है कि जब आप इनको लड़ेंगे तो हम जैसे लोग बहुत सारे मौजूद हैं जो आपको कमजोर नहीं पड़ने देंगे। और ये मीडिया, ये जो माध्यम है, ये माध्यम अवेलेबल है। आप कभी भी किसी वक्त भी कोई ऐसी कठिनाई आ जाए, पूछिए, सुनिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी को सुनिए, RSN को सुनिए। कश्मीर को समझना है, अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप पूछिए वहां की सरकार से। 15 साल तक वहां एक सरकार रही जो अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार कहती है, फिर दोबारा से राष्ट्रवादी सरकार आई है। सरकारें आती हैं, राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां खड़ी होती हैं उन चुनौतियों को खत्म करने के लिए आती हैं। सिर्फ सत्ता पे बैठ के दिन गिनने नहीं आती कि हम 15 साल रहे, हम 20 साल रहे। लेकिन आपने 15 साल आपकी मजबूत सरकार रही। मैं कुछ मामले में बहुत सख्त हूं, लेकिन आपने भोजशाला जैसी जगह का निवारण नहीं किया और वहां पर दंगाइयों और जिहादी मुसलमानों ने जिस तरीके से कब्जा किया हुआ है उसको आप नहीं हटा पाए, ना कानूनन हटा पाए, ना आपने अपनी पॉलिटिकल विल दिखाई। और दूसरी बात, आप जिस राज्य में रहती हैं, मैं आपके लिए एक खबर देता हूं, आप पूछिए, आप RTI डाल के पूछिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस SN श्रीवास्तव साहब ने, जब उनके सामने एक पिटीशन आई कि गीता हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए, आपको ताज्जुब होगा कि इसको चैलेंज करने वाले जब लोग आए, उन्होंने कहा यह मजहबी किताब है, यह नहीं हो सकती। कोर्ट में बहस के बाद यह हुआ कि इसमें मजहब कहां है, और वो कोर्ट में केस हार गए। आप यकीन मानिए, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें बड़ी नहीं थी, लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं, तो हम कैसे बताते। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन जज साहब में बहस हुआ, फैसला लिख दिया। दूसरे लोग चैलेंज करने नहीं गए इस डर से कि अगर ये चैलेंज हमने किया तो फिर पूरे देश में बवाल फैल जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा और हम सुप्रीम कोर्ट से हार जाएंगे तो फिर राष्ट्रीय ग्रंथ ये पूरे देश को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत साल पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश में गीता राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया गया है। आप पूछिए, अगर गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है, किसी मजहब का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, तो फिर गीता मध्य प्रदेश के राज्य के स्कूलों में और कॉलेजों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती। पूरे देश में सिर्फ मध्य प्रदेश में है। यह लड़ाई आपको आगे ले जानी है, इस लड़ाई को आप लड़ें। संविधान में से 22 चित्र गायब हो गए हैं, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। किसने किए? क्योंकि जो अगर हमारा ओरिजिनल संविधान आप देखें तो उसमें भगवान राम की तस्वीर है, उसमें लक्ष्मण जी की तस्वीर है, उसमें माता सीता मां की तस्वीर है, उसमें कृष्ण जी की तस्वीर है, उसमें शिवाजी की तस्वीर है, उसमें सुभाष चंद्र। लेकिन किसने ओरिजिनल संविधान के अंदर से के बाद जब नेक्स्ट एडिशन आया तो किसने उनको निकाला? इस पे हम सवाल उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक बार फिर शारदा ने जो मुझे मौका दिया है, मेरे लिए सम्मान की बात है। उनके माता पिता को मैं इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2 बेटे नहीं पैदा किए हैं, उन्होंने 3 बेटे पैदा किए हैं। जो संस्कार, जो आपने उसमें मूल
शारदा ठाकुर को दिए हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि जिस उम्र में बच्चे फिल्में देखते हैं, पबजी खेलते हैं, मोबाइल पे दुनिया ज़माने की फिल्में देखते हैं, आपने 19 साल की बच्ची को वो शिक्षा दी है कि उसने राज्य स्तर पर बॉक्सिंग की चैंपियनशिप जीती है। और जो कविता उसने मुझे भेजी है, मैं बहुत लोगों को पढ़ता भी हूं जितना समय मिलता है मुझे, इतनी क्रांतिकारी कविता इस उम्र में। इसका मतलब है कि शारदा के पिताजी जनाब लखन लाल ठाकुर साहब, माता शशि ठाकुर जी, आप लोग धन्य हैं कि आपके घर में एक ऐसी बेटी ने जन्म लिया है जो निडर है, बहादुर है, संस्कारी है, राष्ट्र के प्रति उसके मन में चिंता है। इसलिए मुझे उसका निमंत्रण स्वीकार करने में मैंने शायद 1 मिनट भी नहीं लिया। ये जो मशाल मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से जली है, ये लाखों लोगों तक पहुंचे, लाखों लोग इसको समझें और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी पीढ़ी तैयार हो। इसके साथ शारदा का, शारदा के परिवार का, उनके दोस्तों का और कल्पना से कलम तक जो पेज उन्होंने बनाया है, इस पेज को लाखों बच्चे जो भी मेरी बात सुन रहे हों वो इसको लाइक करें और इसकी संख्या इतनी करें कि जब भी ये कोई दूसरा बड़ा प्रोग्राम करें तो एक ही बार में 10-15 लाख लोगों तक इनकी आवाज़ जाए। और एक नहीं, मध्य प्रदेश में लाखों शारदा ठाकुर पैदा हों, ऐसी प्रेरणा मिले। इसी के साथ शारदा और शारदा के परिवार का धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।